मैं सोचा कि मैं मेडिकल का एग्ज़ामिनेशन दूँ। मैंने 2-3 बार एग्ज़ामिनेशन भी दिया, लेकिन सक्सेस हमको नहीं मिला। 2-2 3-3 नंबर से छूटते थे। हर बार 2-2 3-3 नंबर छूट जाते, इसलिए हर बार देते थे। फिर 3 नंबर से छूट गया, फिर दिए। अब बाद में फिर हुआ कि हमको लगा कि अब हम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। हमने आईएएस की तैयारी की। हमने लगभग 3 अटेम्प्ट दिए। उसमें मैंने 2 बार मेंस एग्ज़ामिनेशन दिया। उसी बीच में मैंने एक किताब भी लिखी है, बॉटनी फॉर नीट। लास्ट ईयर की जो टॉपर थी, इसका नाम तनिष्का है। उन्होंने मेरी किताब पढ़ा। आज भी नीट का एग्ज़ामिनेशन हो रहा है। मुझको नहीं लगता है कोई भी क्वेश्चन इस किताब से बाहर जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी सक्सेस स्टोरी इज़ द स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। ये स्टेटमेंट मेरे लिए भी लागू है। माय नेम इज़ डॉक्टर ख्वाजा सलाउद्दीन। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एल.एन. मिथिला इंस्टीट्यूट दरभंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़े लिखे फैमिली के अंदर में बच्चों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उनको अच्छा करना होता है, इसलिए हमारे लिए भी यही केस उपयुक्त हुआ। उसके बाद मैं सोचा कि मैं मेडिकल के एग्ज़ामिनेशन दूँ, तो हमारे गार्जियन ने हमको बायोलॉजी पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। हमने बायोलॉजी ऑप्ट किया। उसके बाद मैं सोचा कि मैं मेडिकल का एग्ज़ामिनेशन दूँ। मैंने 2-3 बार एग्ज़ामिनेशन भी दिया, लेकिन सक्सेस हमको नहीं मिला। उसके बाद मैंने सोचा कि हमको और आगे करना है, उससे पीछे नहीं जाना है। हमारे गार्जियन बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे। उन्होंने बोला कि नहीं, तुम आईएएस की तैयारी करो। फिर मैंने वहाँ से हमने आईएएस की तैयारी किया और फिर वहाँ पर से मैंने बहुत कुछ हमने गेन किया। आईएएस के हमने लगभग 3 अटेम्प्ट दिए। उसमें मैंने 2 बार मेंस एग्ज़ामिनेशन दिया। उसके बाद यूपीपीसीएस का मैंने प्री पास किया, मेंस पास किया, फिर इंटरव्यू में नहीं सिलेक्शन हुआ। फिर उसी तरह से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पहला कमीशन का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, वहाँ मैंने प्री पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू में नहीं हुआ। फिर उसी तरह से राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएस के लिए मैं गया, वहाँ भी मैंने प्री पास किया, मेंस किए, इंटरव्यू में नहीं हुआ। एक हमारे लिए बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन था कि ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हमको इंटरव्यू में फेलियर होना पड़ रहा है, जबकि हमारे पास एबिलिटी है। हम प्री पास कर जा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, फिर हमने मेंस भी अच्छा नंबर लाया, लेकिन क्यों नहीं इंटरव्यू में हो रहा है? हो सकता है कुछ और रीज़न हो। उसी बीच में मैंने एक नेट जेआरएफ का एग्ज़ामिनेशन दिया और वहाँ मैंने पहले अटेम्प्ट में मैंने नेट जेआरएफ पास कर गया। मैं सोचा कि अब हमारे लिए एक और ऑप्शन है, एक टीचिंग का ऑप्शन है। क्योंकि मैं टीचिंग को बहुत अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि हमारे फादर एक प्रोफ़ेसर थे, घर में कई लोग प्रोफ़ेसर थे। मैं चाहता था कुछ डिफरेंट करना, लेकिन कुछ डिफरेंट हो नहीं पा रहा था। मैंने मेडिकल का दिया, नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊँ, वहाँ भी मैंने इनिशियल सक्सेस हासिल किए, लेकिन फिर वहाँ भी मेरा नहीं हो पाया। एक फ्रस्ट्रेशन तो था। हमारे कई साथी लोग बोलते थे, इतना आप इंटरव्यू में फेल कर गए और नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं लेकिन घबराया नहीं। मैंने बोला कि हमारे पास एक ऑप्शन भी है, हम टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। फिर मैं जेआरएफ चुके था, फिर मैंने वहाँ से एनरोल हो गया, मैं दिल्ली चला गया। अब एक आदमी जो गाँव देहात का रहने वाला आदमी एक टाउन में आता है, और फिर वहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया। मैं सोचा कि अब हमारे पास एक ऑप्शन है, मैं पीएचडी कर लिया हूँ, एक टीचिंग लाइन में जाना चाहिए। फिर मेरा यहाँ से पीएचडी का सबमिशन हुआ, पीएचडी अवार्ड हुए 2008 के अंदर में। उसके बाद मैं सोचा कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ और मुझको मेरे अंदर में एबिलिटी भी है, मैं कर सकता हूँ। इसी बीच में मेरी शादी हो गई और एक अच्छी फैमिली में शादी होने पर भी एक और प्रेशर था। एक मेरा पढ़ा लिखा फैमिली तो था ही, ऊपर से हमारा जो ससुराल था वो भी बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत प्रोमिनेंट फैमिली थे पटना के। एक जॉब तो मेरी थी नहीं, हम एक साल तो बहुत परेशान हो गए। फिर उसी बीच में हमको एक ऑफ़र आया। एक हमारे दोस्त थे गुजरात में, उन्होंने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट में एक वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके अंदर आप चूँकि पीएचडी भी हैं, नेट भी हैं, आपका हो ही जाएगा सिलेक्शन। मैं सोचा कि मैं वहाँ अप्लाई करता हूँ। अब मैं वहाँ गया अहमदाबाद, वहाँ इंटरव्यू मैंने दिया और इंटरव्यू देने के बाद मेरी पोजीशन नंबर 1 आ गई। आप समझिए कि 36 पोस्ट के अंदर में मेरी पोजीशन नंबर 1 आ गई। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर पीएचडी के लिए एक अलग पॉइंट थे और नेट के लिए अलग पॉइंट थे। गुजराती जो लोग थे, या तो पीएचडी थे या फिर जो वो नेट क्वालिफाइड थे। हमारे पास दोनों था, एक एडेड एडवांटेज था। तो हमारा सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट पोजीशन हमारी आ गई। हमको वहाँ के गवर्नमेंट ने बोला कि आप तो आज ही आपको ऑफ़र लेटर मिलना है और आज ही आपको जॉइन भी करना है। चूँकि हमारा जॉब परमानेंट नहीं था, हर 11 महीने के बाद हमको रिलीव होना पड़ता था। एक घर से एक प्रेशर था, सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जबकि हमारे अंदर कोई कमी थी नहीं। उसी बीच में मैंने एक किताब भी लिखी है, बॉटनी फॉर नीट, जो बहुत ही वाइडली पब्लिसाइज्ड है और लास्ट ईयर के जो नीट के जो टॉपर थे, मेरी ही किताब उन्होंने पढ़ा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। एक्चुअली मेरे किताब लिखने का रीज़न ये था कि हमारे कई दोस्त बोले कि आप चूँकि इतना अच्छा पढ़ाते हैं और फ्री फ्लोइंग पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें आपको याद है, क्यों नहीं आप किताब लिखते हैं? तो किताब मैंने लिखा, बहुत ही मेहनत किया और किताब चूँकि हमने कई पब्लिशर से कॉन्टैक्ट भी किए थे,
तो कुछ लोगों ने डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि मेरा एक पहला बुक था, मेडन बुक था, जिसे लोग प्रेफ़र नहीं किए। लेकिन एक साइंटिफिक पब्लिशर जो जोधपुर की है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल पब्लिशर है, उन्होंने हमसे अप्रोच किया, हमने किताब लिखा और हमने भी हाइलाइट किया उस किताब को, और उस किताब के अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन है। आज के टाइम में जो कि आज भी नीट का एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, मुझको नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन उस किताब से बाहर जाता है, क्योंकि हम उसी कोचिंग फ़ील्ड के हैं, हमको सब कुछ पता होता है कि क्या आता है, क्या नहीं आता है। स्टूडेंट कहाँ पर गलती करते हैं, कहाँ पर गलती नहीं करते। लास्ट ईयर के जो टॉपर थी, जिसका नाम तनिष्का है, उन्होंने मेरी किताब पढ़ा और उन्होंने हाइलाइट भी किया, उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट भी किया कि सर मैंने आपकी किताब पढ़ा। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात है, क्योंकि हमारा पहला बुक है और नीट के जो टॉपर है वो मेरी किताब पढ़े। तो उसके बाद में मैंने वहाँ से छोड़ दिया। छोड़ने के आने के बाद मैंने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में मैंने जॉइन कर लिया। चूँकि यहाँ पर भी हमारे पास कोई कमी तो थी नहीं क्वालिफ़िकेशन की। हम चूँकि नेट क्वालिफ़ाइड थे, पीएचडी थी, हमारे पास रिसर्च पेपर्स भी थे और बुक चैप्टर्स भी थे। हमने बुक भी लिख चुके थे, इसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। कई लोगों ने बोला कि बिहार में तो सिलेक्शन होगा नहीं। हमने बोला कि मैं बिहार से बाहर मैं 5 स्टेट में मैं काम कर चुका हूँ। हम बोले हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है और हमको कोई होम सिकनेस भी नहीं है, हम कहीं भी काम कर लेंगे, हमारे पास एबिलिटी है। मैं फिर यहाँ इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। मिथिला यूनिवर्सिटी हमको जॉइन किया हमने और मेरा यहाँ पर पोजीशन सेकंड नंबर था। इसलिए हमने पहले हमारी जॉइनिंग एमआरएम कॉलेज दरभंगा में हुई। उसके बाद लगभग ये साढ़े 3 साल के बाद ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा ट्रांसफ़र हो गया इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में, वहीं से मैं काम कर रहा हूँ। अब जैसा हमने आपको बताया कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, हमारे पेरेंट्स चूँकि वो प्रोफ़ेसर थे तो चाहते थे कि इस फ़ील्ड में नहीं आए, डॉक्टर बने और हमने एग्ज़ामिनेशन भी दिया, लेकिन बदकिस्मती से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके रीज़न बहुत सारे हैं जो मैं समझता हूँ आज के टाइम में, कि चूँकि हम कोचिंग के प्रति हमारा बहुत रुझान नहीं था। उस ज़माने में जो हमारे साथी थे, वो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर लिए थे। हम बोलते थे कि नहीं, घर ही पर रहेंगे, घर ही पढ़ेंगे, हो जाएगा। जो किताबें थी मार्केट में वही सब किताब पढ़ते गए, लेकिन एक्सपोज़र ना मिलने के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर हमको एक अच्छे फ्रेंड सर्किल मिलता, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते, तो डेफ़िनिटली इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है लाइफ़ के अंदर में। कभी भी ऐसा अपॉर्च्युनिटी मिले, आदमी को मिस नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर बेचना पड़े, कम खाना पड़े, वो चीज़ें गवारा किया जा सकता है, लेकिन इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, हम घर ही पर रह के बैठे हुए, मुझको लगा कि हमारे अंदर में टैलेंट है, ब्रिलियंस है, हम कम्पीट कर जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत ही कम नंबर से छूटे। हमको याद है 2-2, 3-3 नंबर से छूटते थे। हर बार 2-2, 3-3 नंबर छूटता था, इसलिए हर बार देते थे। फिर 3 नंबर से छूट गया, फिर दिए। अब बाद में फिर हुआ कि हमको लगा कि अब हम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा, इसीलिए फिर मैंने डिक्लाइन कर दिया। चूँकि हमने देखा है, चूँकि मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एक दिन आज पढ़ लिया, उसके बाद फिर 3 महीना के बाद उसको खोल रहे हैं। अब वो खोलने के बाद फिर क्या होता है कि सारी चीज़ें गुम हो जाती हैं। चूँकि रिवीजन बहुत ही मैटर करता है। चूँकि आपको सिर्फ़ बॉटनी नहीं पढ़ना है, आपको ज़ूलॉजी भी पढ़ना है, फिज़िक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और जैसा कि आप जानते हैं कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री में बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं और फिज़िक्स, केमिस्ट्री कंपैरेटिवली टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं। इसलिए आपको तो सिर्फ़ बॉटनी पढ़ना नहीं है, तो आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है और बॉटनी के अंदर में ईच एंड एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई फ़ॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं, कोई गेस वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर आप जान रहे हैं तो जान रहे हैं और अगर आप जान रहे हैं तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप पूरा आंसर दे सकते हैं। तो पहला टिप तो होगा रिवीजन। दूसरा है डिस्कशन। आप आपस में देख लीजिए फ्रेंड्स के बीच में कौन-कौन से फ्रेंड आपके पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर डाइवर्जेंस भी होते हैं स्टूडेंट के बीच में, उल्टे-सीधे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, आपका टाइम बर्बाद होगा। आप पहले देखिए कि आपका जो कॉम्पिटिटर कौन है, आप उसके साथ में आप दोस्ती कीजिए और उसके बीच में आप हेल्दी डिस्कशन कीजिए, ना कि उसको डिमोरलाइज़ करने के लिए। डिस्कशन कीजिएगा ना, तो आपके अंदर में पढ़ने का टेम्परामेंट डेवलप होगा। आपको अंदर लगेगा हम 5 क्वेश्चन इनसे पूछे हैं, वो 5 क्वेश्चन नहीं बताया, वो 5 क्वेश्चन हमसे पूछेगा, हम नहीं बताएँगे, हमारी बेइज़्ज़ती होगी। आप मेहनत कीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। और तीसरा है कि सोने से पहले आप रिकॉल ज़रूर कीजिए। आप 10 मिनट जब सोने से पहले बेड पर जाइए, तो आप देखिए कि आज हमने बॉटनी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी पढ़ा, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें थी, क्या-क्या फ़ॉर्मूलेज़ थे, क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, उन चीज़ों को आप रिकॉल कीजिए। एक बार अगर आप रिकॉल करने की हैबिट हो जाएगी, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा और आप चीज़ों को मरते दम तक नहीं भूलेंगे। क्योंकि हम लोग रिकॉल नहीं करते हैं, पढ़ तो लेते हैं बहुत कुछ चीज़ें, आज पढ़ा, आधा घंटा तक याद है, 6 महीने के बाद चीज़ें निकल गई। फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगेगा, फिर वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो कुछ ही चीज़ें हैं रह जाती हैं, लेकिन जो चीज़ आप रिकॉल कीजिएगा, आप सोने से पहले सोचिएगा आज हमने ये फ़ॉर्मूला पढ़ा, बॉटनी के अंदर ये पॉइंट्स थे, ये इन्फॉर्मेशन थे, वो चीज़ें परमानेंट है। तो पहला जो चीज़ है रिवीजन कीजिए, दूसरा है फ्रेंड्स के बीच में हेल्दी डिस्कशन कीजिए और तीसरा है सोने से पहले रिकॉल कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सारे किताबों को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ही पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस
हर जगह चीज़ें वही है। आप अमेरिका में भी रहिएगा तो वही फॉर्मूला है। न्यूटन लॉ जब यहाँ है तो वहाँ पर वही न्यूटन लॉ है। यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट प्लांट है अमेरिका में भी वही लॉन्गेस्ट प्लांट है। यहाँ पर जो रूट स्टेम लीफ यहाँ है वहाँ भी वही है। चीज़ें वही है। टीचर बदल जाते हैं, इंस्टीट्यूट बदल जाते हैं, जगह बदल जाते हैं, पढ़ने वाला वही है, मैटर वही। बस चीज़ों को याद रखना है और याद रखने के लिए बेस्ट है रिविजन, डिस्कशन और रिकॉर्ड। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करूँ। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनय ला मिलत, तो बस बनल रहू।